हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज मैं ग्रामर की सीरीज में ये यूज ऑफ वर्ब्स ये टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके बारे में आप जानेंगे कि किस प्रकार से वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं और टेंसेस की मेरी क्लासेस में आपने देखा है कि 12 टेंस में किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। उस बात को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो आप उस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आप इसमें देखिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आती हैं, कंपटीशन में भी आती हैं और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्टली सिंटेक्स में ये करेक्शन करने के लिए आती हैं। जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं उस स्टोरी में भी आप इनका ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से इनको बनाएंगे। इन वर्ड्स के साथ कैसे हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जो कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, एक एक सेंटेंस के माध्यम से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, उनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे। पहला सेंटेंस है राम सेड दैट ही वुड हेल्प हिम। तो यहाँ पर देखिए जब एग्जामिनेशन में सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर वो वुड की जगह विल बनाएगा। और रूल क्या है, यदि ये देखिए ये सेंटेंस कैसा है, इसमें दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पर यदि प्रिंसिपल क्लॉज को हम देखेंगे, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है तब यहाँ पर हम इसका विल का विल ही रहने देंगे, तब ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज जो कि पास्ट टेंस में आ जाती है, यहाँ पर सेड आ जाता है, सेड टू आ जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विल नहीं आएगा। तो विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये यदि पास्ट में है तो यहाँ पर चेंज आना चाहिए। ये सेकंड सेंटेंस के माध्यम से देखिए, एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सो दैट, ये भी एक कंजक्शन है सो दैट। यदि ये सेंटेंस के दो वाक्यों के बीच में आता है और दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, हमेशा ये बीच में ही आता है और दो वाक्यों को जोड़ता है, तो याद रखिए कि सो दैट के बाद आने वाला कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, हमेशा उसके साथ में मे का या माइट का प्रयोग किया जाता है। हमेशा मे आएगा या माइट आएगा, लेकिन मे कब आएगा या माइट कब आएगा ध्यान रहे। सो दैट से पहले वाले सेंटेंस को हम देखेंगे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। और यदि सो दैट से पहला सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर मे नहीं आएगा, यहाँ पर माइट आएगा। बाय द वे यहाँ पर भी एट इसका सेकंड फॉर्म आ जाता तो यहाँ पर मे की जगह माइट आता। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 में देखिएगा, एक और कंजक्शन देखिए, यहाँ पर बीच में ये लिखा है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी कंजक्शन दो वाक्यों के बीच में आता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। लेकिन इसकी ये विशेषता है कि इसके बाद आने वाला कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन में मोस्टली देखा गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पर वो मे का या माइट का प्रयोग करता है। तो पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ध्यान पूर्वक चलो या सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा नहीं हो ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ। तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे लेस्ट के साथ, ये याद रखें, हमेशा शुड का ही प्रयोग होता है। नंबर 5 में देखिए, 5वें सेंटेंस में मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं एक वाक्य के, राम एंड मोहन आर गोइंग ऑन द रोड। यानी इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी वाक्य के मोर देन वन, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो हमेशा वहां पर प्लूरल की वर्ब लगेगी। जैसे यहाँ पर मैंने आर लगाया, राम एंड मोहन आर गोइंग ऑन द रोड, लेकिन वो लिख देता है राम एंड मोहन इज गोइंग ऑन द रोड। तो इसको भी बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे कि यदि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए। उसके बाद 5वें सेंटेंस में देखिए, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दो चीजें यहाँ पर अभी इसके साथ ही मैंने ये बात बताई, यहाँ पर भी दो चीजें हैं, ब्रेड एंड बटर।
तो देखो यहाँ भी एंड से जुड़ा, यहाँ भी एंड से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर आर लगा, यहाँ इज लगा। चूंकि रीजन क्या है, ब्रेड एंड बटर वो मिलकर एक अच्छा नाश्ता है, यानी वो उनका अपना एक जो है कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर, जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, तो एक ही सिंगुलर फॉर्म लगेगा, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ऐसे ही स्लो एंड स्टेडी, विंस द रेस, तो विंस लगेगा, विन में एस या एस हम जोड़ेंगे, एस जोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें भी सिंगुलर की वर्ब लगेगी। ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। और नंबर 6 में देखिए, नंबर 6 में द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज वेरी स्ट्रिक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, वही बात हुई ना जो ऊपर देखिए राम एंड मोहन, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस क्या हो गया, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यहाँ पर दा लगाया मैंने और यहाँ पर दा नहीं लगाया, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है। तो यहाँ पर इज लगा, एक ही है ये दोनों। यदि मैं यहाँ पर दा लगा दूंगा, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तब यहाँ इज नहीं लगेगा, तब यहाँ पर आर लगना शुरू हो जाएगा। आर वेरी स्ट्रिक्ट, यानी प्रिंसिपल अलग है और मैनेजर अलग है। लेकिन यदि मैं लिखता हूँ द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ दिस कॉलेज, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो मैनेजर भी है। उसके बाद नंबर 7 पर आइए। 7वें सेंटेंस में मैंने लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पर मैंने एवरी का यूज किया, तो देखिए इच मैंने यहाँ था, इच और एवरी दो ऐसे वर्ड होते हैं। यदि इच और एवरी ये सेंटेंस में आते हैं और इस टाइप से यूज होता है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो देखिए यहाँ पर भी एवरी लगा, यहाँ पर भी एवरी लगा, तो यहाँ इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर की लगेगी, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट। यदि ये होता है इच बॉय एंड इच गर्ल तो भी वाज प्रेजेंट, यानी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो सिंगुलर की वर्ब लगेगी, प्लूरल की नहीं। लेकिन एग्जामिनेशन में यहाँ पर सिंटेक्स में वर लगा देता है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 में देखिए आइदर वी और दे हैव डन दिस। तो यहाँ पर आइदर और नाइदर नोर वाले वाक्यों में, यदि आइदर और नाइदर नोर वाले वाक्य होते हैं, तो हमेशा आइदर और नाइदर नोर वाले वाक्यों में जो यहाँ ये क्रिया लगेगी, ये उस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी जो कि और के बाद आया है, यानी बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ये क्रिया लगती है। आइदर वी और दे हैव, दे के साथ हैव डन दिस, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ वी के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर हो सकता था, लेकिन सिंगुलर के अनुसार नहीं लगेगी, जो यहाँ पर होगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगेगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 में देखिए ये दो वर्ड होते हैं, मैनी के बाद ए आ जाता है, कभी कभी सेंटेंस स्टार्ट होता है मैनी ए बॉय, मोर देन वन भी आ सकता है, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं यदि सेंटेंस के शुरू में आते हैं, जैसे मैनी ए बॉय वाज गिवन द पनिशमेंट, यानी बहुत ही प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन की लगती है। कभी कभी वो क्या करता है मैनी ए बॉयज भी कर देता है, लेकिन बॉयज में से आपको एस हटाना है, और वो ये भी लिख सकता है मैनी ए बॉय वर गिवन द पनिशमेंट। तो यहाँ पर वर नहीं आना चाहिए, वाज आना चाहिए, यानी मैनी ए बॉय के साथ में और मोर देन वन के साथ में जो क्रिया लगेगी वो हमेशा सिंगुलर की लगेगी। सेंटेंस नंबर 10 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दें। एक वर्ड होता है ये एज वेल एज होता है। एज वेल एज एक कंजक्शन है, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में आता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो ध्यान दें यहां पर ये है यू एज वेल एज ही आर ऑनेस्ट। तो देखो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस आपको गलत लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यू एज वेल एज ही के साथ आर लगा दिया मैंने, ही आर नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, ही इज ऑनेस्ट नहीं। तो देखिए एज वेल नियम क्या है, एज वेल एज वाले वाक्यों में क्रिया हमेशा किस के अनुसार लगती है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जो शुरू में दिया हुआ है उस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। मैं इसको यहां भी ला सकता था, देखो यहां ही मैंने कर दिया, ही एज वेल एज यू इज ऑनेस्ट, फिर इज हो जाएगा। तो हमेशा एज वेल एज वाले वाक्यों में क्रिया पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। 11वें सेंटेंस में देखिए राम विद हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू कानपुर। ये यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। विद लिखा है, टुगेदर विद और अलोंग विद और एक बिसाइड्स लिखा है। ये शब्द कहीं पर भी आते हैं किसी सेंटेंस में, तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिएगा कि वहां पर क्रिया जो लगेगी वो हमेशा एक वचन की लगेगी। देखिए आप इस सेंटेंस को अच्छी तरह से देखिए, राम विद हिज फ्रेंड्स,
राम अपने मित्रों के साथ हैज गॉन टू कानपुर, कानपुर जा चुका है। यानी जो प्रधानता दी गई है वो राम को दी गई है, तो राम के अनुसार ही यहां पर क्रिया लगेगी राम है, और उसके अनुसार लगा हैज, यानी विद हिज फ्रेंड्स जब आता है अपने मित्रों के साथ, और यहां पर एग्जामिनेशन में वो क्या करेगा, राम विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू कानपुर। भाई हैव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। उसके बाद 12वें सेंटेंस में देखिए, ही रिगार्ड्स मी एज ब्रदर। तो देखिए मैंने एज को अंडरलाइन किया है यहां पर, और बहुत सारे वर्ड यहां पर दे रहा हूं। रिगार्ड्स है, डिस्क्राइब वर्णन करना है, मेंशन, मेंशन किसी बात को जिक्र करना, वर्णन करना, ट्रीट बर्ताव करना, व्यवहार करना, डिफाइन परिभाषा होती है, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना। तो देखिए ये सब जो भी हैं, ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यदि कहीं पर भी ये वर्ड आते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उनमें कभी भी देन वगैरह यूज नहीं होता, टू वगैरह यूज नहीं होता। ऐसे वाक्यों में हमेशा ही एज आएगा। जैसे ही रिगार्ड्स मी एज ब्रदर, ही रिगार्ड्स मी एज ब्रदर, कभी कभी वो सो दे देगा, सो ब्रदर, नो, ही रिगार्ड्स मी एज ब्रदर। तो देखिए नेक्स्ट 13 सेंटेंस में और 14 सेंटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूं, जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में आता है, और ये सिंटेक्स में आता है, और आप जो है अपने डेली जो कन्वर्सेशन करते हैं उसमें भी यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें भी आप इंप्रूव कर लीजिए इस बात को। ये सेंटेंस क्या होता है, ये कुछ वर्ब हैं, जैसे डेयर हिम्मत करना या साहस करना, नीड आवश्यकता होना, मेक, सी, हियर, अपॉइंट और थिंक और चूज, ये कुछ वर्ब्स हैं, ये जो क्रियाएं होंगी जहां भी जिस सेंटेंस में आएगी, ये क्रियाएं अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं, यानी वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगी। जैसे इस सेंटेंस 13 को देखिए, एग्जामिनेशन में कई बार यूपी बोर्ड में सेंटेंस दिया गया, आई नीड नॉट टू गो, आई नीड नॉट टू गो, नहीं ऐसे नहीं, आई नीड नॉट गो, ये सेंटेंस होना चाहिए, ये करेक्ट है, टू नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मेड हिम टू रन लिखेगा, एग्जामिनेशन में लिखा गया ही मेड हिम टू रन, तो इसको होना चाहिए ही मेड हिम रन। इस प्रकार से हम ये कुछ वर्ब्स हैं जिनका की प्रयोग करते हैं टेंसेस के अलावा। टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे, और उसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कैसे वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने इस टॉपिक में डिस्कस किया, कंप्लीट होता है आपका। और टेंसेस को जानने के लिए हमारे इस वीडियो के नोटिफिकेशन में आप जा सकते हैं, और वहां पर हमारे इस ज्ञान की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके और वो टेंसेस का वीडियो पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पूरी वर्ब्स के बारे में मालूम हो जाएगा। थैंक्स।